नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। 92% भारतीय युवा चाहते हैं विदेश में नौकरी। अमेरिका के आने से इंडियन डेयरी सेक्टर को हो सकता है बड़ा नुकसान और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वेरिफिकेशन अभियान। आइए अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। 92% भारतीय युवा विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, बशर्ते उन्हें मुफ्त वीजा, हायरिंग और ट्रेनिंग सपोर्ट मिले। ये जानकारी एआई पावर्ड ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी प्लेटफॉर्म टर्न ग्रुप ने अपनी एक सर्वे रिपोर्ट में दी। रिपोर्ट में लिखा गया है कि आज की ग्लोबल इकोनॉमी में खासकर बढ़ते इमिग्रेशन रिलेटेड फ्रॉड के साथ मार्गदर्शन, विश्वास की कमी और विश्वसनीय रिसोर्सेज तक सीमित पहुंच टैलेंट की मोबिलिटी में प्रमुख बाधाएं हैं। सर्वे के अनुसार 57% भारतीय युवाओं को विदेशों में जॉब के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के बारे में जानकारी ही नहीं है। रिपोर्ट में करियर, मार्गदर्शन और पहुंच में अंतर को भी उजागर किया गया है। 34.6% युवाओं ने कहा कि अविश्वसनीय एजेंट्स और विदेशी भर्ती करने वालों की बढ़ती संख्या के कारण उन्हें विदेशों में काम करने को लेकर विश्वास में काफी कमी महसूस हो रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हाई फीस ने भी 27% युवाओं को हतोत्साहित किया, जो अक्सर जालसाज सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े होते हैं। वर्ल्ड वाइड करियर तक पहुंच बनाने में दो सबसे बड़ी बाधाएं लैंग्वेज सपोर्ट और क्विक जॉब मैचिंग भी हैं। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अंतिम फैसला जल्दी हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार समझौते का ड्राफ्ट लगभग तैयार है, लेकिन कृषि और डेयरी उत्पादों को लेकर मतभेद अब भी बने हुए हैं। भारत ने अमेरिका की ओर से कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स पर शुल्क में रियायत की मांग पर सख्त रुख अपनाया है। भारत ने अभी तक किसी भी व्यापारिक साझेदार के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए में डेयरी सेक्टर में कोई रियायत नहीं दी है। एसबीआई रिसर्च ने अमेरिका के लिए भारतीय डेयरी सेक्टर के दरवाजे खोलने से होने वाले फायदे और नुकसान पर एक रिपोर्ट जारी की है। अगर भारत इन क्षेत्रों को अमेरिका के लिए खोलता है, तो इससे भारत को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। भारतीय डेयरी क्षेत्र को अमेरिकी इंपोर्ट के लिए खोलने से देश के डेयरी किसानों को हर साल 1,03,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान होने की आशंका है। रिपोर्ट के अनुसार इस कदम का सबसे बड़ा असर छोटे डेयरी फार्मर्स की आजीविका पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में डेयरी क्षेत्र को भारी सब्सिडी मिलती है। एसबीआई ने कहा कि अगर डेयरी सेक्टर को खोल दिया जाता है, तो भारत में दूध की कीमत कम से कम 15% तक कम हो सकती है, लेकिन इससे भारतीय किसानों की आजीविका को भी खतरा पैदा हो सकता है। इससे भारत का दूध आयात लगभग 2.5 करोड़ टन सालाना बढ़ सकता है। भारत में डेयरी क्षेत्र रूरल इकोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये राष्ट्रीय सकल मूल्य संवर्धन यानी जीवीए में 2.5 से 3% तक का योगदान देता है, जो 7.5 से 9 लाख करोड़ रुपए तक होता है। डेयरी सेक्टर करीब 8 करोड़ लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी प्रदान करता है। इसका मतलब जीवीए में योगदान दिए गए हर 1 लाख रुपए पर एक नौकरी मिलती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दूध की कीमतों में गिरावट से न केवल किसानों की आय कम होगी, बल्कि अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का जो योगदान है वो भी कमजोर पड़ जाएगा। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुल गया है। अभी केवल मॉडल वाई कारें भारत में बेची जाएंगी, जिसकी शुरुआती कीमत 60 लाख रुपए होगी। ये अमेरिका की तुलना में 28 लाख रुपए ज्यादा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस टेस्ला शोरूम के उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। जून महीने में देश में रिटेल महंगाई घटकर 2.10% पर आ गई, जो पिछले 77 महीनों का सबसे निचला स्तर है। जून में थोक महंगाई भी घटकर -0.13% रही, जो 20 महीनों में सबसे कम है। वीआईपी इंडस्ट्रीज के प्रमोटर दिलीप पीरामल और उनके परिवार के अपनी 31.9% हिस्सेदारी बेचने की खबर है। इसकी डील वैल्यू करीब 1,763 करोड़ रुपए आंकी गई है।
ये सौदा एक पीई फर्म्स के कंसोर्टियम को किया जाएगा, जिसमें मल्टीपल्स अल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट, संविभाग सिक्योरिटीज, मिथुन पदम सचेती और सिद्धार्थ सचेती जैसे नाम शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई अब दुनिया का टॉप रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है। सिंधिया ने एक्स पर यूपीआई की इस उपलब्धि को एक इन्फोग्राफिक के साथ दिखाया। उनके द्वारा साझा किए गए यूपीआई आंकड़ों के अनुसार 650.26 मिलियन डेली ट्रांजैक्शन काउंट के साथ यूपीआई ने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। वीजा में ये ट्रांजैक्शन 639 मिलियन होते हैं। सिंधिया ने कहा कि भारत का डिजिटल पावर हाउस यूपीआई दुनिया भर में रियल टाइम पेमेंट सिस्टम को लेकर पहले पायदान पर पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि यूपीआई का इस्तेमाल अभी 7 देशों में होता है, जिनमें सिंगापुर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मॉरिशस शामिल हैं। इसके अलावा कुछ और देश भी यूपीआई को अपनाने को लेकर साझेदारी पर विचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के एक नोट में भी इस बात पर जोर दिया गया था कि इंटीग्रेटेड पेमेंट इंटरफेस बेस्ड डिजिटल पेमेंट को व्यापक रूप से अपनाने के कारण भारत अब दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में तेजी से भुगतान कर रहा है। आयकर विभाग ने देश भर में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन कैंपेन शुरू किया है। इसका उद्देश्य आईटीआर में कटौतियों और छूटों के फर्जी दावे करने वाले लोगों और संस्थाओं को चेक करना है। ये कार्रवाई आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत टैक्स डिडक्शंस का दुरुपयोग, जो अक्सर पेशेवर बिचौलियों की मिलीभगत से होता है, की गहन जांच के बाद किया गया है। जांच में कुछ आईटीआर तैयार करने वालों और बिचौलियों की ओर से चलाए जा रहे संगठित रैकेट का पर्दाफाश हुआ, जो फर्जी कटौतियों और छूट का दावा करते हुए रिटर्न फाइल कर रहे थे। इन फर्जी रिटर्न में प्रॉफिट प्रोविजंस का गलत इस्तेमाल किया गया। कुछ लोग ज्यादा रिफंड का दावा करने के लिए भी फर्जी टीडीएस रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। इन संदिग्ध पैटर्न की पहचान करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने थर्ड पार्टी सोर्सेस, जमीनी स्तर की खुफिया जानकारी और एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से हासिल वित्तीय आंकड़ों का इस्तेमाल किया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश में हाल ही में की गई तलाशी और सीजर की कार्रवाइयों से इन चीजों का पता चला और कई समूहों और संस्थाओं की ओर से धोखाधड़ी के दावों के सबूत मिले। इसके चलते पिछले 4 महीनों में लगभग 40,000 टैक्स पेयर्स ने अपने रिटर्न अपडेट किए और अपनी इच्छा से 1,045 करोड़ रुपए के फर्जी दावे वापस ले लिए। आयकर विभाग अब लगातार जारी धोखाधड़ी के दावों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है, जिससे जहां भी संभव हो सके वहां दंड और प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया शुरू की जा सके। 150 जगह चल रहे फिजिकल वेरिफिकेशन अभियान से डिजिटल रिकॉर्ड सहित कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने की उम्मीद है, जिससे इन योजनाओं के पीछे के नेटवर्क को ध्वस्त करने और कानून के तहत जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। भारत ने अपनी बिजली क्षमता का 50% नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से प्राप्त करके पेरिस समझौते में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी के तहत अपने लक्ष्य को 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि जलवायु कार्रवाई और सतत विकास के प्रति देश के कमिटमेंट को व्यक्त करती है। नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान चाहने वाली दुनिया में भारत एक राह दिखा रहा है और लक्ष्य से 5 साल पहले 50% नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता प्राप्त करना प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। ये उपलब्धि दूरदर्शी नीति निर्माण, साहसिक कार्यान्वयन और समता और जलवायु उत्तरदायित्व के प्रति देश की गहरी प्रतिबद्धता की सफलता को दर्शाती है। पीएम कुसुम, पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना, सौर पार्क विकास और राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के कारण ये लक्ष्य समय से पहले हासिल किया जा सका। किसी समय पर हाशिए पर रहा बायोफ्यूल क्षेत्र अब ग्रामीण आजीविका और क्लीन एनर्जी उत्पादन दोनों में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। पूरे देश में सोलर पार्क्स ने रिकॉर्ड कम दरों पर उपयोगिता स्तरीय नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों को सुगम बनाया है। विंड एनर्जी विशेष रूप से गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में शाम के समय की अधिकतम बिजली मांग को पूरा करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
जैव ऊर्जा क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत एक नई पहल की है। ये पहल स्टार्टअप्स को पुरस्कार दिए जाने के संबंध में है और अब 5वें राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सरकार के आत्मनिर्भर भारत के विजन और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक के लक्ष्य के अनुरूप स्टार्टअप इंडिया को मान्यता देकर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया गया है। स्टार्टअप इंडिया को 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसने भारत के उद्यमशीलता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया। खासकर छोटे शहरों के युवाओं, महिलाओं, छात्रों और पहली बार स्टार्टअप शुरू करने वालों को काफी एम्पावर किया गया है। अब तक DPIIT द्वारा 1,75,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मान्यता दी जा चुकी है, जो भारत के लगभग हर जिले का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये स्टार्टअप एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, एनर्जी और डीप टेक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ये थी आज की कॉर्पोरेट जगत की कुछ खास खबरें। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.